नमस्कारम। क्या हाल है आप सभी के? हम कंटिन्यू करते हैं मैक्स वेबर की थ्योरी को। और आज की थ्योरी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड आइडियल टाइम। दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे और मोटे मोटे तौर पर पहले समझ लेते हैं कि हम मैक्स वेबर जो इस सिद्धांत से कहना क्या चाहते हैं, सोसाइटी में स्थापित क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं ना, तो फिर हमें आगे की बात समझ आती है किसी भी थिंकर के। हमें सार रूप जब समझ आ जाता है तो भाई कि ये चीज़ है, इसके बारे में ये कह रहे हैं। तो ये वाला जो है प्रोटेस्टेंट वाला, जो एथिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, इसको पढ़ने से पहले ना हम आइडियल टाइप के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। पहले इसको जान लेते हैं, देन फिर उस पर आते हैं। ओके। तो आदर्श प्रारूप है क्या? देखो, आइडियल टाइप इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या है? एक मॉडल है। ऐसा मॉडल है जिस जिस एक ऐसा एक हम मेंटल मॉडल है। हम इसको एक व्याख्यात्मक रूप से बनाते हैं, हम इसको उस एक ऐसा मॉडल है। और उसमें क्या करते हैं? हम कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं। कई चीज़ों की हम कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए एक अपने मन ही मन एक मॉडल बनाते हैं, एक विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और तुलना करते हैं। और ठीक है, तब जाके जब वो मॉडल बन जाता है खुद स्वयं का, और सामने वाला जो वास्तविक मॉडल है, फिर उससे हम तुलना करते हैं कि कितना सही है हमारे मॉडल में और कितना है, कितना फिट बैठ रहा है। तो जो आदर्श प्रारूप है ना, ये आदर्श अपने आप में कोई परफेक्ट नहीं है। जान लो कि भाई ये अपने आप में परफेक्ट नहीं है। अब आगे लिखा भी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। ये वास्तविकता का सटीक वर्णन नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं ये परफेक्ट नहीं है। ये वास्तविकता का, रियलिटी का सटीक वर्णन नहीं है, ये ध्यान रखना। बल्कि क्या है, ये जस्ट रियलिटी को समझने के लिए एक बनाया गया एक तरफा, सिंगल हैंडेड और रैशनल मॉडल है। बात समझ आई ना मैं क्या कह रहा हूँ? भाई आदर्श प्रारूप क्या है? एक मॉडल है, ना कि कोई वास्तविकता है अपने आप में कि भाई यही सत्य है। बस जो मैंने मॉडल बनाया है वो परफेक्ट है। वो कैसे परफेक्ट होगा? इसलिए लाइन क्या लिखी है? ये वास्तविकता का एक सटीक वर्णन नहीं है, बल्कि वास्तविकता को समझने के लिए बनाया गया एक तरफा और तर्कसंगत मॉडल है। तथा यह किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं होता। देखो लिखा भी है, तथा यह किसी भी तरह से परफेक्ट नहीं होता। यानी हम इससे क्या करते हैं? हम इसे क्या करते हैं? एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। क्या है मतलब? यार हाइपोथेटिकल मतलब एक प्राकल्पना बनाते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि भाई हाँ ये चीजें हो सकती हैं। उसके बाद अगर हमने एक हाइपोथेटिकल चीज बना ली, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट बना लिया हमने, ठीक है, तो वो हमारे सिद्धांत के लिए आगे क्या होगा? भाई मानदंड की तरह काम करेगा ना, क्योंकि हम उसी हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट के तहत काम करेंगे। जो जो चीजें हमने बनाई हैं, ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि यह एक मानदंड की तरह कार्य करता है, सीधी सी बात है। ताकि फिर उससे क्या होगा? ताकि हम सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से क्लासिफिकेशन कर सकें, ठीक है, और मेजरमेंट और कंपैरिजन कर सकें, भाई माप सकें और उसका कंपैरिजन भी कर सकें, और कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण संबंध को हम जान सकें, हम विश्लेषण कर सकें। अब समझ आया मोटा मोटा मैं क्या कह रहा हूँ आइडियल टाइप के बारे में? आई आई रिपीट, आइडियल टाइप क्या है? एक मॉडल है। सॉरी, एक मॉडल है। और कैसा मॉडल है? एक ऐसा मॉडल है कि हम इसके द्वारा क्या करते हैं? सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? आदर्श प्रारूप क्या है? एक मॉडल है। और ये क्या काम करता है? ये करता है भाई, इसका हम सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण कर सकें, मेजरमेंट कर सकें, कंपैरिजन कर सकें, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन को हम विश्लेषण कर सकें। बस इसका इतना काम है। तो ये जो मैंने परिभाषाएं और अपने शब्द लिखे हैं ना, ये यहाँ जस्ट सेकंड, परिकल्पनात्मक स्वरूप, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, ये वाला क्लासिफिकेशन, कार्य कारण संबंध, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन, सामाजिक घटना को वैज्ञानिक रूप से। मैक्स वेबर क्या है? तभी तो समाजशास्त्र वैज्ञानिक बनेगा। तब सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन हम वैज्ञानिक रूप से कर सकें। और वैज्ञानिक रूप से कैसे कर सकेंगे? माइक्रोस्कोपिक नजरिए से, क्योंकि मैक्स वेबर क्या है भाई? सूक्ष्म समाजशास्त्री हैं। कोई व्यष्टि समाजशास्त्री, समष्टि समाजशास्त्री तो है नहीं, व्यष्टि समाजशास्त्री हैं। तो समाजशास्त्र तभी वैज्ञानिक बनेगा, तब हम आइडियल टाइप जैसी वैज्ञानिक विधियों का हम यूज करेंगे। ठीक है, चलो। और ये जो मैंने शब्द बताया ना, आइडियल टाइप के बारे में पूछता है शॉर्ट फॉर्म में कि बताओ आइडियल टाइप क्या है।
तो ये शब्द लिखने हैं आपको। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है और वैज्ञानिक रूप से हम इसका क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट और कंपैरिजन कर सकते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का विश्लेषण कर सकते हैं। ओके, मैं इसलिए बार बार इनको रिपीट कर रहा हूँ शब्दों को। चलो ठीक है, अब आते हैं किस पे, प्रोटेस्टेंट वाली पे। प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। देखो, पहली बात तो ये किताब का भी नाम है, सेम बुक का भी नाम है। क्या है? सेम बुक नेम भी है, किसी नाम से बुक है इसका। तो पता है क्या बता रहे हैं इसमें मैक्स वेबर साहब? वेबर साहब बता रहे हैं कि भाई मार्क्स ने बताया था कि अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद क्यों आया समाज में? ज्यादा लाभ के कारण, अत्यधिक लाभ के कारण। और लाभ कैसे आया? संपत्ति या आर्थिकी के कारण। मतलब वो कह रहे हैं, मार्क्स बता रहे हैं कि भाई क्या होता है, समाज में अर्थव्यवस्था चल रही है, वो आर्थिकी के कारण चल रही है, वो पूंजी के कारण चल रही है। ठीक है, वहां धर्म का कोई रोल नहीं है। तो उन्होंने एकमात्र कारक क्या बताया अर्थव्यवस्था के लिए? पूंजी बताई। और इधर वेबर साहब क्या कह रहे हैं? वेबर साहब कह रहे हैं कि भैया पूंजी भी जरूरी होती है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, धर्म की जो आचार संहिता होती है वो भी जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जो धर्म है उसमें कुछ ऐसी आचार संहिता है जिसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। तो कितना सूक्ष्म इन्होंने अध्ययन किया है, देखो धर्म का। ठीक है, और कौन से धर्म के बारे में बताया है? प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में, प्रोटेस्टेंट की जो आचार संहिताएं हैं। अब समझ आया ना कि मैं क्या समझाने वाला हूं और कौन सा टॉपिक है? बात क्लियर है? ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपको ना सारा छप जाएगा दिमाग में। तो आइडियल टाइप के बारे में समझ आ जाएगा। हाँ, एक और ध्यान रहे आपको कि जैसे अब मान लो हम प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाला पढ़ रहे हैं, जब हम आदर्श प्रारूप, हमको पता चल गया कि आदर्श प्रारूप है क्या, तो अब हम हर चीज का आदर्श प्रारूप बना लेंगे। इसका प्रोटेस्टेंट आचार संहिता का भी प्रारूप, आदर्श प्रारूप बना लेंगे, पूंजीवाद का भी आदर्श प्रारूप बना लेंगे। हर चीज का आदर्श प्रारूप बना सकते हैं क्योंकि ये मॉडल है ना। ठीक है, मेजरमेंट और कंपैरिजन का, ताकि हम उसके वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण कर सकें, वर्गीकरण कर सकें। बात समझ आई? चलो उसके बाद करते हैं बात अब किसकी? प्रोटेस्टेंट एथिक्स की। अब आपका सिद्धांत कहाँ से चालू होता है? यहाँ से होता है। ठीक है, तो अब देखो, थोड़ा सा प्रोटेस्टेंट से पहले समझना पड़ेगा कि उन्होंने पूंजीवाद के बारे में क्या कहा। मैक्स वेबर साहब ने क्या बोला? तो उन्होंने पूंजीवाद के 4 प्रकार बताए, ध्यान रखेंगे अपन लोग सारे। अब हम पूंजीवाद का आदर्श प्रकार है प्रारूप। एक पूंजीवाद का ये क्या है? आदर्श प्रारूप है, आइडियल टाइप है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के पूंजीवाद है समाज में। पहला पूंजीवाद कौन सा है? बूटी पूंजीवाद। इसको, हाँ, इसका मतलब क्या होता है? प्राचीन समय में, एनिसेंट टाइम में जो चोरी या लूट का धन होता था उसको क्या कहते थे? बूटी पूंजीवाद कहा है। और पारेआह पूंजीवाद, ब्याज देकर जो पैसा डबल करते हैं सेठ साहूकार लोग, उसको कहते हैं पारेहा पूंजीवाद। परंपरागत पूंजीवाद, जैसे सामंत में होता है, सामंती लोग, फ्यूडल सिस्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं? परंपरागत पूंजीवाद। तो 1 2 3 जो पूंजीवाद हैं, बूटी पूंजीवाद, पारेहा पूंजीवाद, परंपरागत पूंजीवाद, वेबर साहब क्या बोल रहे हैं कि ये अतार्किक है, इलॉजिकल है। ओके, और उसके बाद में तार्किक कौन सा है? जो चौथे प्रकार का है, आधुनिक पूंजीवाद। अब पूछो ऐसा क्यों साहब, ऐसा क्या हो गया ये तार्किक है? वो इसको रीजन बताती है, रीजन बिहाइंड इट। क्या है? पहला क्या है कि इसमें 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? ए नियम। इसमें 2 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला इसमें आवश्यक तत्व का है सब्सटेंसेस, मतलब तत्व होते हैं, जैसे भौतिक संसाधन। ठीक है, फिजिकल एंटिटीज होती है ना, रॉ मटेरियल होता है, जाहिर सी बात होता है। दूसरा भावना, स्पिरिट होती है। और स्पिरिट किससे संबंधित है? वो धर्म आचार संहिता से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद बी तत्व कौन सा है? इसमें अनुशासन होता है। अनुशासन होगा तभी तो दक्षता आएगी, क्षमता आएगी, कैपेसिटी आएगी। उसके बाद दक्षता होती है तो फिर कठिन परिश्रम भी होता है। आधुनिक पूंजीवाद के ये हिस्से हैं ना, तो नियम है भाई। अनुशासन होता है, दक्षता होती है, कठिन परिश्रम होता है, साधन, तभी तो साधन है वो। कठिन परिश्रम क्या है? साधन है। और साध्य कब मिलेगा? भाई जब साधन मिल गया तो साध्य भी मिल जाएगा यार, सीधी सी बात है, तो साध्य भी मिल जाएगा। ठीक है, अब समझ आया? आधुनिक इस रूप में आधुनिक पूंजीवाद क्या है? वो तार्किक है। चलो अब बात करते हैं, स्पिरिट कहाँ से आई?
इस पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए ना, आधुनिक पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए ये स्पिरिट आई कहाँ से, और उसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट में, प्रोटेस्टेंट वाली जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है प्रोटेस्टेंट धर्म की, जो उसकी आचार संहिता को पढ़ने के बाद बताते हैं कि भाई ये आचार संहिता है, इन आचार संहिताओं के कारण पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिला है, पूंजीवाद के साथ साथ। जस्ट क्लियर। चलो अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानते हैं कि भाई ये धर्म कौन सा है, कैसे हुआ। तो ईसाई धर्म में 15वीं 16वीं सदी में, आपको क्या पता, आप सब जानते हैं कि पुनर्जागरण का काल चल रहा था ईसाई धर्म में 15वीं 16वीं सदी में। तो क्या हुआ, चर्च, भाई चर्च का ही राज था, ईसाई धर्म में चर्च का ही राज था। तो चर्च में भ्रष्टाचार खूब था और लग्जीरियस लाइफ, विलासतापूर्ण जीवन, लग्जीरियस लाइफ, बहुत चरमोत्कर्ष पर थे, अपने पीक पर थे। तो क्या हुआ भाई, परेशान हो जाते हैं लोग। तो और ये समय कौन सा है, इनलाइटनमेंट वाला समय है। तो भाई तो एक खेमा तो इसमें बट गया कंजर्वेटिव में, कि ये यथास्थिति वाली स्टेटस को मेंटेन करने हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको, धर्म को, चर्च को मानने वाले लोग हैं, चर्च को मानने वाले लोग हैं, समर्थक हैं यथास्थितिवादी हम। और एक लोग क्या है भाई, इसका विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का और परिवर्तन। वो क्या कर रहे हैं कि भाई हम परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, तो जो समर्थक हैं इस धर्म के, वो तो हो गए कैथोलिक, और जो विरोध कर रहे हैं इस चर्च का, वो कौन हो गए, प्रोटेस्टेंट। अब प्रोटेस्टेंट की भी 4 शाखाएं हैं, कैल्विनवाद, कैल्विनिज्म, मेथोडिस्ट, बैप्टिज्म और पिक्टिज्म। दैट्स, ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि प्रोटेस्टेंट कौन है, कैथोलिक कौन है, कैल्विनवाद कौन है, मेथोडिस्ट कौन है, बैप्टिस्ट कौन है, पिक्टिज्म कौन है। दैट्स क्लियर। चलो उसके बाद क्या होता है, अब हम किसकी बात करेंगे, देखो हम प्रोटेस्टेंट की, प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट की तो हम कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना है ना, हमको आचार संहिता पढ़नी है। तो कैल्विनवाद का अध्ययन करते हैं, वेबर ने अध्ययन किया। तो क्या कहते हैं, अब प्रोटेस्टेंट मतलब कैल्विनवाद की आचार संहिता क्या है, अब उसका आदर्श प्रारूप बनाते हैं। तो वो क्या लिखा है उसमें, कैल्विनवाद की जो शाखा है, प्रोटेस्टेंट की जो धर्म की एक शाखा है कैल्विनवाद, और उस हर धर्म की आचार संहिता होती है, जैसे हमारे हिंदू धर्म की या मुस्लिम धर्म की, सबकी अपनी अपनी आचार संहिता होती है भैया। तो उसी तरह इसकी भी आचार संहिता है। तो इसकी आचार संहिता आप पढ़ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते हैं, और इसका ही साथ साथ हम क्या बना लेंगे, आइडियल टाइप बना लेंगे। ठीक है, चलो पहला क्या है, ईश्वर सत्ता है, ऑन ग्लोरी है। आचार संहिता में क्या लिखा है कि भाई ईश्वरीय सत्ता होती है, लेकिन इसका मतलब क्या बताते हैं वेबर, कि भगवान ने यह दुनिया बनाई अपनी ग्लोरी के लिए, ना कि पोप की ग्लोरी के लिए। बात समझ आई ना। ये मतलब ये चर्च भ्रष्टाचार को सीधा का सीधा निशाना बना रहा है अपने आप को। उसके बाद दूसरा, पूर्व भाग्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेबर क्या बता रहे हैं कि पहले से ही तय है स्वर्ग कौन जाएगा या नरक कौन जाएगा। जब चीजें पहले से ही तय है, मान लो मुझे पता है कि मुझे, मेरा मरना तय है, मेरा मरना तय है 1 साल के अंदर, तो क्यों ना मैं 1 साल भर पूरी की पूरी बढ़िया बढ़िया पैसा कमाऊं, बढ़िया ऐशो आराम करूं, बढ़िया गाड़ियों में घूमूं। भाई यही तो करेगा ना आदमी, आदमी सुख के लिए भगेगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया है धनी कमा लो फिर ज्यादा से ज्यादा। तो पूर्व भाग्य के सिद्धांत का अर्थ क्या निकाला इन्होंने, कि पहले से ही, जब पहले से ही तय है स्वर्ग कौन जाएगा नरक कौन जाएगा, तो भैया पैसा ही कमा लो, फिर आनंद ही कर लो। उसके बाद इहलौकिक वैराग्य, एस्सेटिस्म। ठीक है, ये क्या है, आत्म अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। इससे क्या आता है, इहलौकिक वैराग्य से क्या आता है, आत्म अनुशासन आता है। जब अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्म अनुशासन आ गया, तो आप समझ रहे हो, वो पैसा भी कमा लेगा और भगवान की भी प्राप्ति कर लेगा। अनुशासन जब आता है तो कोई भी व्यक्ति, डिसिप्लिन व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, कोई डिसिप्लिन व्यक्ति इस दुनिया में क्या नहीं कर सकता, लेकिन होना चाहिए डिसिप्लिन। हम तो डिसिप्लिन में ही नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में चौथा इनका आचार संहिता क्या है, कार्य एक व्यवसाय के रूप में। ये आचार संहिता क्या बताती है कि भाई कार्य क्या है, एक आचार संहिता है, कार्य क्या है, एक व्यवसाय के रूप में होता है, यानी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मतलब समझ रहे हो, जब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता तो हर व्यक्ति हर किसी काम को करने के लिए तत्पर रहता है, ताकि उससे धन की प्राप्ति हो सके। ये इशारा कर रही इस तरफ। तो ये हो गई आपकी कैल्विनवाद की क्या, आचार संहिता, इसका एक आदर्श प्रारूप हो गया। तो ये 4 पॉइंट तो आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे आपको। अब हमने आचार संहिता, कैसे पता चलेगा कि भाई इस आचार संहिता ने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, पहले अब हमने
केल्विनवाद की हमने आचार संहिता पढ़ ली, अब थोड़ा सा पूंजीवाद का भी आदर्श प्रारूप पढ़ लेते हैं भाई, पूंजीवाद के भी सिद्धांत को छुएंगे, फिर तुलना करके देखते हैं, तब पता चलेगा कि बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा। अब पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप क्या है, पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद के भी तो कुछ सिद्धांत हैं। तो पूंजीवाद के क्या है, संपत्ति है, क्या है पूंजीवाद कहता है कि संपत्ति क्या है, मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसमें और संपत्ति को ऐड करते रहनी चाहिए, मतलब और कमाते रहना चाहिए, गवाने के लिए नहीं है। दूसरा, पूंजीवाद में क्या होता है, व्यक्तिवाद होता है, इंडिविजुअलिज्म होता है। तो व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो, चाहे वो जो कुछ करे, फेल हो पास हो, तभी तो उसमें इनोवेशन आएगा भाई, तभी तो वो जब फ्री रहेगा आदमी, तभी तो वो नए नए आइडियाज लाएगा, नए नए इनोवेशंस लाएगा, नए नए स्टार्टअप्स खड़े करेगा। ओके। और उसके बाद में लाभ, पूंजीवाद का कौन सा सिद्धांत है, लाभ, अत्यधिक लाभ कमाना, ताकि कार्यों तार्किक कार्य के द्वारा, रेशनल वर्क के द्वारा। और उसकी एक आचार संहिता क्या है कि समय ही धन है। इसकी लास्ट में पूंजीवाद क्या कहता है, समय ही धन है, कार्य ही पूजा है, और मजदूर तो भैया काम करने के लिए बने हैं। अब तुलना कर लेते हैं, देखो अब आपको यहां से और क्लियर हो जाएगा किस किस की तुलना करनी है। अरे पूंजीवाद की करनी है और प्रोटेस्टेंट की आचार संहिता की करनी है, तभी तो ना पता चलेगा कि वेबर ने, तभी तो वेबर इससे सिद्ध करेंगे कि भाई देखो पूंजीवाद, प्रोटेस्टेंट वाली जो आचार संहिता है, इसने पूंजीवाद को बढ़ाने का काम किया है। हम यही तो, हमारा लास्ट में यही तो समझना है। और हम जब तुलना करेंगे दोनों संहिताओं की, तो पता ही चल जाएगा। तो वेबर क्या कह रहे हैं कि दोनों की संहिताओं में बहुत जुड़ाव है भाई। कैसे जुड़ाव है कि पूर्व भाग्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्री डेस्टिनेशन, ये क्या है, कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक, तो पैसा तो कमा ही लो भाई, जब पता है स्वर्ग कौन जाएगा नरक कौन जाएगा। भाई पोप वाले तो ये कहते थे कि 1000-10,000 रुपए दो और स्वर्ग की टिकट ले जाओ। भाई पोप का ऐसे ड्रामे थे, और वो सर्टिफिकेट बनाते थे कि 10,000 रुपए दो और अपना स्वर्ग के लिए वो ले जाओ, स्वर्ग के लिए टिकट ले जाओ। तो जब लोगों को पता है कि स्वर्ग जाना किसको है नरक किसको जाना है, तो पैसा कमाओ ना भर भर के। दूसरा, यह लौकिक वैराग्य, यह लौकिक वैराग्य, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आत्म अनुशासन में रहो। भाई जब व्यक्ति आत्म, मैं यही तो बता रहा था आपको, देखो ये क्या बताया था मैंने आपको, आत्म अनुशासन में रहोगे, तो अनुशासन में रहोगे तो भैया भगवान भी मिलेगा और पैसा भी कमा लो। अनुशासन वाला व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है ना, यही तो है ना। तो परिणाम क्या होगा, पैसा कमाएगा व्यक्ति। एक कार्य के लिए एक ही व्यवसाय, इसका मतलब क्या है, यानी उस कार्य को मन लगा कर करना, यही तो कह रहा है। देखो कि कार्य एक व्यवसाय के रूप में, यानी कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति को एक काम मिल गया, अब जब वो उस व्यक्ति एक काम मिल गया तो भाई पूरा तन मन धन लगा देगा, क्योंकि उसके लिए कार्य ही, और जबकि कार्य ही पूजा है। ये क्या कह रहा है, देखो मिल गया ना आपको, पूंजीवाद में क्या कह रहा है, कार्य ही पूजा है। और कैल्विनवाद भी क्या कह रहा है कि एक कार्य एक ही व्यवसाय, मतलब कार्य उसी काम को मन लगा कर करो। तो दोनों की सेम थिंकिंग मिल रही है ना, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। तो वेबर ने उसके बाद में चौथा पॉइंट क्या है, वेबर ने अन्य धर्मों की भी तुलना की है। जैसे हिंदू धर्म में वो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म में स्पिरिट नहीं है भाई, वो पूंजीवाद को बढ़ावा दे सके, वो भाग्य पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, ठीक है। वो भाग्य की हुई हर चीज मानते हैं कि हर चीज भाग्य में ही है। तो ये है, आपको समझ आया। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार आपको ये चीजें समझ लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोटेस्टेंट वाली आचार संहिता और एवं पूंजीवादी भावना। हम इससे क्या क्या सीखने वाले हैं, हम इससे ये सीखने वाले हैं कि पूंजीवाद को, प्रोटेस्टेंट धर्म धर्म की जो आचार संहिता है उसने भी पूंजीवाद को बढ़ाने में सहायता की है। और वो कैसे की है, उन्होंने एक उसका आदर्श प्रारूप बताया, आइडियल टाइप बताया। अच्छा, आइडियल टाइप क्या होता है, ये एक मॉडल होता है जिससे हम उस घटना की वैज्ञानिक वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण कर सकें, उसका एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट बना के, ताकि हम उसका क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट और कंपैरिजन कर सकें। इससे क्या होगा, कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बताते हैं हाँ बेवर साहब कि भैया पूंजीवाद के 4 प्रकार होते हैं, बूटी पूंजीवाद, पारेहा पूंजीवाद, परंपरागत पूंजीवाद और आधुनिक पूंजीवाद। आधुनिक पूंजीवाद के बारे में बताते हैं कि दो नियम होते हैं। उसके बाद बताते हैं ये वाला, अब 2 नियम होते हैं, और क्या बताते हैं कि भाई 2 नियम होने के बाद में क्या-क्या इनके नियम, 2 नियमों के भी अंदर इतने सारे नियम होते हैं। उसके बाद में
बताते हैं कि भाई प्रोटेस्ट जो धर्म है 15वीं 16वीं सदी में यहाँ आपका इसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार हुआ ईसाई धर्म में, इसके समर्थक बने वो यथास्थितिवादी रहे, उनको कैथोलिक कहते हैं, और जो विरोधी थे परिवर्तनवादी थे उनको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। प्रोटेस्टेंट की 4 शाखाएं रहीं, कैल्विनवाद, मेथोडिस्ट, बैप्टिज्म और पिक्टिज्म। कैल्विनवाद की आचार संहिता का वेबर ने अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि भाई क्या आचार संहिता थी, ईश्वरीय सत्ता होती है, ईश्वरीय सत्ता भगवान ने ही दुनिया बनाई, तो पोप की क्या आवश्यकता, तो पोप की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्या करेंगे आदमी, फिर कुछ भी करे। पूर्व भाग्य का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन, इसका मतलब क्या है भाई, सब चीजें जब पहले से निर्धारित है तो फिर आदमी क्यों ना सुख की तरफ भागे, जो चीजें होनी है तो वो होके ही रहेंगी। बात समझ आ रही है। इहलौकिक वैराग्य, आत्मविश्वास, इससे क्या है, आज जब व्यक्ति आत्मविश्वासन में रहता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। कार्य एक व्यवसाय के रूप में, यानी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। और पूंजीवाद के भी आदर्श प्रारूप है, संपत्ति, व्यक्तिवाद, लाभ, आचार संहिता, समय ही धन है, कार्य ही पूजा है। तो चारों के चार पॉइंट पूंजीवाद के आदर्श प्रारूप से भी मैच हो रहे हैं। तो बात सीधी सी साफ है, कंपेयर करने से पता चलता है कि भाई पूंजीवाद की जो कैथोलिक की जो आदर्श संहिता है पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद क्रिटिसिज्म पे बात कर लेते हैं और क्वेश्चनों पे बात करेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में ना धीरे से आपको एक पूरा का पूरा दोबारा से ये जो पीडीएफ वाला है वो रोक के दिखा दूंगा, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तब सही से चीजें देख लें। तो क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं, आर.एस. टोनी क्या बोलते हैं, धर्म नहीं बल्कि कठिन परिश्रम। क्या कह रहे हैं भाई, धर्म नहीं, भाई धर्म से कुछ नहीं हो रहा, कठिन परिश्रम प्लस पूंजीवाद के प्रति अविस्थापन, मतलब पूंजीवाद के प्रति ओरिएंटेशन होता है जब लोगों का, तब लोग पूंजीपति बनते हैं, ना कि धर्म भरम कुछ नहीं है, मना कर रहे हैं आर.एस. साहब। और फिर दूसरा पॉइंट बताते हैं कि वेबर साहब कह रहे थे कि भाई क्या है कि पूंजीवाद जो कैथोलिक लोग हैं, जो सॉरी कैल्विनवाद हैं, कैल्विन वाले जो लोग हैं, प्रोटेस्टेंट वाले जो लोग हैं वही पैसे वाले हैं, लेकिन अन्य धर्मावलंबी कैसे पूंजीपति बन गए। हिंदू धर्म में भी खूब सारे पैसे वाले हैं। आज देखो इंडिया में कितनी तरक्की हो रही है, अपने अडानी देख लो, अंबानी देख लो, बहुत सारे लोग कैसे पूंजीपति बन गए, ये तो कैथोलिक नहीं है। फिर टीसी हॉल वो यही कहते हैं कि स्कॉटलैंड के पठारी भागों में और दक्षिण अमेरिका के पठारी भागों में कौन रहते हैं, कैल्विनवाद रहते हैं, कैल्विनवादी रहते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो पोप को मानते हैं, ठीक है, जो यथास्थिति। लेकिन ये तो गरीब क्या है, ये तो गरीब है, ये क्या है कैल्विनवादी, ये तो गरीब हैं। कैल्विनवादी कौन है, सॉरी मैं कैथोलिक को बोल गया, कैल्विनवाद तो ये है, ये तो अमीर होने चाहिए, लेकिन ये कौन है, ये गरीब है। स्कॉटलैंड के पठारी भागों में और दक्षिणी अमेरिका के पठारी भागों में कैल्विनवादी रह रहे हैं, जो प्रोटेस्टेंट की एक शाखा है, ये तो अमीर होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये आपको आलोचना लिख देनी है, और उसके बाद में क्वेश्चन कैसे हैंडल करोगे आप कि वेबर के प्रोटेस्टेंट आचार संहिता एवं पूंजीवादी भावना सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें, ठीक है। ये आपको मैंने सारा का सारा आपको यहाँ बता दिया। आलोचना में आपको इन थिंकर्स के नाम डालने हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये करना है आपको मैं बताऊं भाई, पहले बुक का नाम लिखना है, फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, धर्म से लेके ये वाला सेक्शन आप स्टार्ट करेंगे, धर्म में थोड़ा ये बताना है, फिर उसके बाद में आपको समर्थक बताने हैं, फिर परिवर्तनवादी बताने हैं। ऐसा बताने के बाद में आप ये कैल्विनवाद की आचार संहिता लिखेंगे आप, फिर पूंजीवाद का आदर्श प्रारूप लिखेंगे आप, उसके बाद दोनों में कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने के बाद में ये क्रिटिसिज्म कर देंगे, हो गया आंसर। अच्छा अब शॉर्ट आंसर लिखना है आपको प्रोटेस्टेंट आचार संहिता, तो ये भी लिख देंगे आप प्रोटेस्टेंट आचार संहिता कैसे, ये रही भैया प्रोटेस्टेंट आचार संहिता, ये प्रोटेस्टेंट आचार संहिता तो है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये जब भी, हाँ मैं एक बात बताना हमेशा भूल गया, अब शॉर्ट आंसर में भी एक या दो थिंकर्स की आलोचना लिखनी है, अगर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछे तो। बात समझ आ रहे हो। और एग्जाम में अगर 100 वर्ड्स लिखे तो फिक्स नहीं है 100 वर्ड्स लिखो, हमेशा कोशिश करो कि 100 से 120 वर्ड्स लिखने चाहिए। और लॉन्ग क्वेश्चन में 250 वर्ड्स का मतलब नहीं 250 ही वर्ड्स लिखो, कोशिश करना 250 वर्ड्स से 270 वर्ड्स, लेकिन प्रो चाहिए, शब्दावली चाहिए बढ़िया वाली, जो वो थिंकर कह रहा है, अपनी तरफ से ऐड नहीं, क्योंकि समाजशास्त्र को लोग हलवा समझते हैं कि लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, नहीं भैया, फिर 12 नंबर में से 1.5-2 ही नंबर देगा वो, ध्यान रख लेना। तभी ना समाजशास्त्र क्यों पढ़ाया जा रहा है, तभी ना समाजशास्त्र वैज्ञानिक रूप में स्थापित हो सकेगा। सोसाइटी में जो भी काम हो रहा है ना, देखो मैं समाजशास्त्र का, अब थोड़ी सी बात चली रही है
तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कभी मैं बात करूंगा समाजशास्त्र की नीड कितनी है सोसाइटी में। हर तरफ नीड है समाजशास्त्र की सोसाइटी में। जो योजनाएं बन रही है ना सामाजिक सहायता के लिए, ये समाजशास्त्री ही बना रहे हैं। चाहे बीपीएल हो, चाहे एपीएल हो, चाहे राशन हो, चाहे कोटा हो, चाहे स्किल्स के लिए योजना हो, चाहे गरीबी के लिए हो, चाहे हर चीज के लिए, चाहे महिलाओं के लिए हो, समाजशास्त्र का इतना महत्व है। इन जिन लोग को समझ नहीं आता ना कि समाजशास्त्र क्या है, उन लोग के मुंह पे तमाचा मार देना है बता के कि समाजशास्त्री ही है। ठीक है, चलो, तो ये वीडियो थी। उसके बाद हमारा लास्ट इनका थ्योरी बचती है ब्यूरोक्रेसी की, मैक्स वेबर की। उनका आदर्श प्रारूप हम कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद।